नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिजिटल गुरुकुल में। मैं हूं दुर्गेश पांडे और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं अपने चैनल डिजिटल गुरुकुल में। अब हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी टेट सी टेट का सबसे महत्वपूर्ण विषय बाल मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस विषय में हर परीक्षा में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस सीरीज में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के साथ पढ़ाऊंगा ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बाल मनोविज्ञान। चलिए, आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया कैसे होती है? विकास की प्रक्रिया कैसे होती है? तो ऑप्शंस हैं रुक रुक कर, अनियमित, निरंतर, अचानक। तो इन चार ऑप्शंस में से आपको एक सही उत्तर देना है। तो दोस्तों, विकास की प्रक्रिया न तो रुक रुक कर होती है, न तो अनियमित होती है, न तो अचानक होती है। दोस्तों, विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा सी विकल्प। तो विकास एक सतत यानी कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन भर चलती है। इसमें क्रमबद्ध परिवर्तन होते हैं जो एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो क्या कहता है? प्रश्न नंबर दो कह रहा है, बालक में नैतिक विकास किससे प्रभावित होता है? दोस्तों, बालक में नैतिक विकास किससे प्रभावित होता है? तो इसका विकल्प है केवल स्कूल से, केवल परिवार से, परिवार और समाज से, केवल मित्र से। तो आपको इन चार विकल्पों में से एक सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर होगा परिवार और समाज से। बालक में नैतिक विकास परिवार और समाज दोनों के साथ प्रभावित होता है। ठीक है, तो चलिए इसके निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। इसका निष्कर्ष क्या कहता है? इसका निष्कर्ष कहता है कि नैतिक विकास परिवार और समाज दोनों के संयुक्त प्रभाव से होता है। बच्चे सही गलत का ज्ञान अपने अनुभव, अनुकरण और सामाजिक संपर्क से प्राप्त करते हैं। नैतिक विकास परिवार और समाज दोनों के संयुक्त प्रभाव से होता है। बच्चे सही गलत का ज्ञान अपने अनुभव, अनुकरण और सामाजिक संपर्क से प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ये देखिए, ये प्रश्न नंबर 3 कल के भी सीरीज में आया था, कल के सीरीज में पूछा गया था और आज भी ये प्रश्न आया है, आईक्यू का औसत मान कितना होता है? तो जिन स्टूडेंट्स में मेरा कल का ये लेक्चर देखा होगा उसको ज़रूर आईक्यू के बारे में जानकारी होगी, है ना? तो इसका क्या है कि आईक्यू का औसत मान कितना होता है? तो 80, 90, 100 और 120। चलिए अभी मैं थोड़ा सा इसको डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। कल के भी सीरीज़ में ये प्रश्न आया था कि आईक्यू से संबंधित। चलिए तो हम देखिए आईक्यू का लेवल क्या होता है। आईक्यू का लेवल एक होता है सामान्य। ओके, तो जो सामान्य लेवल होता है वो होता है 85 से 85 टू 115। और औसत 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 जो होता है 90 टू 109। वैज्ञानिक पैमाना, जिस कुछ बच्चे होते हैं जो एक टेक्निकल होते हैं जिसमें साइंटिफिक बचपन से ही वो खोज और अन्य चीज़ों की तरफ लगे रहते हैं, तो उनको वैज्ञानिक पैमाना कहते हैं, जो होता है 85 से 115 तक, है ना? तो ये हो गया। अब एक उच्च स्तर हाई आईक्यू लेवल जो होता है वो होता है 130 से अधिक, है ना? 130 से अधिक जो होता है वह हाई आईक्यू लेवल में आता है।
तो इसका सही उत्तर जो होगा, इसका सही आंसर होगा सी। आईक्यू का औसत मान कितना होता है? तो आईक्यू का औसत मान जो होता है वो 100 होता है, जो सामान्य तौर पे आम लोगों के होते हैं, जैसे किसी वैज्ञानिक या जैसे बड़ी परीक्षा आईआईटीएन या नीट पीजी क्वालिफाई करने वाले बच्चों के अलावा जो सामान्य बच्चे होते हैं या सामान्य लोग होते हैं, उनका जो आईक्यू लेवल होता है वह 100 होता है ना। तो चलिए इसके निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। इसका निष्कर्ष क्या कहता है? इसका निष्कर्ष कहता है कि आईक्यू का औसत मान 100 होता है, जो सामान्य बुद्धि स्तर को दर्शाता है। इससे ऊपर या नीचे के मान व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता में भिन्नता को दर्शाते हैं। तो आईक्यू का औसत मान कितना होता है? आईक्यू का औसत मान 100 होता है। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया? तो ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया थर्नडाइक। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया थर्नडाइक। इन्होंने 1898 में बिल्ली पर पहली बॉक्स के साथ प्रयोग किया। इस आधार पर इन्होंने यह सिद्धांत दिया। इन्होंने जो है बिल्ली पर प्रयोग किया था और वहाँ से इन्होंने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया, जिसे एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। जिसे कौन सी थ्योरी कहा जाता है? जिसे एसआर थ्योरी भी कहा जाता है ना, जिसे एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नहीं, अभी इसका निष्कर्ष आपको मैं बता रहा हूँ। इसका निष्कर्ष क्या कहता है? इसका निष्कर्ष है कि प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति बार बार प्रयास करके और गलतियों से सीखकर सही समाधान तक पहुंचता है। यह व्यवहारवादी दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, तो यह सिद्धांत थर्नडाइक ने दिया। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है कि बालक का सामाजिक विकास किससे होता है? बालक का सामाजिक विकास अकेले रहने से, समाज में रहने से, केवल पढ़ाई से, केवल खेल से। तो दोस्तों बालक का सामाजिक विकास समाज में रहने से होता है। इसका सही उत्तर होगा बी। सामाजिक विकास समाज में रहने, समूह गतिविधियों में भाग लेने और दूसरों के साथ संपर्क से होता है। इससे सहयोग, सहानुभूति और सामाजिक कौशल का विकास होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया? किस वैज्ञानिक ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया? तो फ्रायड ने, पियाजे ने, स्किनर ने, कोहलर ने। तो आप देखिए इसका पियाजे ने नहीं दिया है, स्किनर ने भी नहीं दिया है और कोहलर ने भी नहीं दिया है। विश्लेषण सिद्धांत फ्रायड ने दिया है। मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रायड ने दिया है। फ्रायड के अनुसार मानव व्यवहार का अधिकांश भाग अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। उसका सिद्धांत भावनाओं, इच्छाओं और अनुभवों के गहरे प्रभाव को समझाता है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प ए। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है कि अधिगम का सबसे सरल रूप क्या है? अधिगम का सबसे सरल रूप क्या है? अधिगम का सबसे सरल रूप जो है वह अनुकरण है। अधिगम का सबसे सरल रूप अनुकरण है, न कि अंतर्दृष्ट है, प्रयास में त्रुटि भी नहीं है और अनुबंध भी नहीं है। तो अधिगम का सबसे सरल रूप अनुकरण है। निष्कर्ष, अनुकरण सबसे सरल और
प्रारंभिक अधिगम है जिसमें बच्चा दूसरों को देखकर उनके व्यवहार को अपनाता है। यह सामाजिक अधिगम का आधार होता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। चलिए अब हम आ गए अपने अगले प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? किस अवस्था में भाषा का विकास सबसे तेजी से होता है? किस अवस्था में भाषा का विकास सबसे तेजी से होता है? तो आप अवस्थाओं के बारे में जानते होंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, है ना। आप पढ़ भी चुके होंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि शैशवावस्था कब से कब होती है? शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। और किशोरावस्था 11 से 19 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। प्रौढ़ावस्था 20 वर्ष के बाद की अवस्था को हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो चलिए इसके निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। इसका निष्कर्ष क्या कहता है? बाल्यावस्था भाषा विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस समय बच्चे तेजी से शब्द सीखते हैं और वाक्य बनाना शुरू करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना, नौकरी पाना, सर्वांगीण विकास करना, अंक प्राप्त करना। तो इसका तो जहाँ तक ज़्यादातर लोग विकल्प से इसका सही उत्तर देने में समर्थ होंगे। परीक्षा पास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। सिर्फ नौकरी पाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। सिर्फ अच्छे अंक प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। इसका सही उत्तर सी होगा, सर्वांगीण विकास, है ना। हम समाज में किस तरह से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी हमारा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ एक नौकरी पाना ही शिक्षा का उद्देश्य, या परीक्षा पास करना या अच्छे अंक प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा ये आखिरी प्रश्न होगा। आखिरी प्रश्न क्या है? आखिरी प्रश्न है कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया? लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया मिस्टर जॉन ड्यू ने, है ना। तो जॉन ड्यू ने लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया। फ्रायड ने नहीं दिया, पियाजे ने नहीं दिया, स्किनर ने नहीं दिया। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जॉन ड्यू ने दिया, है ना। तो लर्निंग बाय ड्यू का सिद्धांत जॉन ड्यू ने दिया। जॉन ड्यू के अनुसार अनुभव के माध्यम से सीखना सबसे प्रभावी होता है। जब बच्चे स्वयं कार्य करते हैं तो उनका अधिगम अधिक स्थायी और अर्थपूर्ण बनता है। इसका सिद्धांत जॉन ड्यू ने दिया। इसका सही विकल्प ए सही उत्तर होगा। तो अब इस तरह से हमारा 10 प्रश्नों की आज की श्रृंखला समाप्त होती है। आप लोगों से बार बार यही कहना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न उत्तर की मैं सीरीज़ दे रहा हूँ उसको आप 1 से 2 बार देखिए, और आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है, जिसको आप बार बार देखिए। और मैं इस तरह लगभग 1 महीने में पूरा बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण विधि समाप्त कर दूंगा, जो आगामी आने वाले यूपी टेट और सीटेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरुकुल। थैंक यू दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत आभार।